हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो है कि वोडाफोन आइडिया और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो वोडाफोन आइडिया के बारे में हम देखेंगे। कल स्टॉक जो था वो 19% डाउन था। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या चल रहा है वोडाफोन आइडिया में, जिसमें मुझे लगता है कि रिटेलर बहुत बुरी तरह से ट्रैप है और क्या आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वोडाफोन जैसे स्टॉक में जहाँ पर रिटेल का इंडिया का सबसे नंबर 1 स्टॉक है, जिसमें रिटेल बहुत बुरी तरह से ट्रैप है। तो मेरी तो एक सजेशन रहेगी आप सभी लोगों से कि ऐसे जो स्टॉक्स है जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं, जहाँ पर रिटेल का इतना बड़ा इन्फ्यूजन होता है, तो उसको आपको पूरी तरह से उससे मतलब बाहर रहना चाहिए। बिकॉज ये बहुत बड़ा ऑपरेटर का गेम है, फ्लोट वैल्यू कम है, इसकी वजह से। तो देखते हैं वोडाफोन आइडिया जो 70,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। तो कल इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक रिजल्ट आया, उसमें उन्होंने कहा कि देर इज़ नो रिलीफ वी विल गिव फॉर द AGR ड्यूज़ टू दिस टेलीकॉम कंपनीज। तो जिसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये AGR का क्या इशू है। तो AGR है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू फी ड्यू। तो वो एक्चुअली दिस हैज़ बिन डिफाइंड, हम उसके हिस्ट्री में भी जाएंगे। तो आई थिंक AGR के ओर से वोडाफोन को 70,000 करोड़ के पैसे उनको जुटाने हैं, और भारती को कुछ 35,000 करोड़ के हैं, जियो के कुछ नेग्लिजिबल है। तो देर इज़ अ केस ongoing in the Supreme Court between this डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनियाँ हैं। तो क्या होता है ये AGR? तो AGR जैसे मैंने कहा वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है। तो इसकी जब शुरुआत हुई थी 1994 में, इंडियन गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किए गए थे अपने टेलीकॉम कंपनियों को, ये टेलीकॉम लाइसेंस दिए गए थे। तो उस टाइम क्या हुआ था, एक कुछ फिक्स्ड फीस के मॉडल की तरफ से चल रहा था। तो 5 साल से चला। तो मतलब कि इफ़ आई एम द गवर्नमेंट एंड आई हैव गिवन यू दी लाइसेंस फॉर दी ऑपरेटिंग टेलीकॉम इन माई कंट्री, तो आपको कुछ फिक्स फी देना पड़ेगा, उस हिसाब से चल रहा था। लेकिन 1999 में जो गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, फिक्स मॉडल के ऊपर नहीं चलेगा। सो वी वांट टू हैव शेयरिंग इन योर रेवेन्यू, मतलब जो आपका रेवेन्यू हो रहा है उसमें मुझे शेयर चाहिए। तो उस टाइम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ये जो मोबाइल कंपनीज थी, उनमें एक करार हुआ था, जिसके तहत ये डिसाइड कर गया था कि 8% जो आपका भी रेवेन्यू होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा मतलब, तो वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ये लाइसेंस की तरफ से। और 3 से 4% का जो हिस्सेदारी है वो आपको स्पेक्ट्रम की वी हैव गिवन यू द स्पेक्ट्रम, तो आपको ये देना पड़ेगा। तो उसका एक अर्थमेटिक है, उसका एक कैलकुलेशन है, जिसके तहत से गवर्नमेंट का 1.35 लाख करोड़ कुछ तो पैसे टेलीकॉम कंपनी से उनको आने हैं AGR से। तो ये बहुत लंबा केस है, ये इसमें बहुत सारी फाइलिंग्स भी हुई है, टेलीकॉम कंपनियों ने भी अपना पक्ष रखा है। टेलीकॉम कंपनी ये बोलती है कि ये जो कैलकुलेशन है यही गलत है, और सबसे पहले उसमें वोडाफोन आइडिया आता है क्योंकि उनका ड्यूज ज़्यादा है। तो वोडाफोन आइडिया बोलता है कि मतलब ऑल द टेलीकॉम कंपनी वो बोलती है कि ये जो AGR है वो हमारे टेलीकॉम के रेवेन्यू के ऊपर ले लो, लेकिन गवर्नमेंट इंडिया बोलती है ये सबके ऊपर आएगा। सो फॉर एग्जांपल, आपने कहीं अगर फिक्स डिपॉजिट किया है इन कंपनियों ने, आपने कोई सेल ऑफ गुड्स किया, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, आपका कोई बैंक अकाउंट है, उसमें आपको कुछ पैसे आ रहा है सेविंग के इंटरेस्ट के उस सब से, तो उसका भी पैसा हमें देना होगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है। लेकिन टेलीकॉम कंपनी बोलती है ये तो हमारे अलग है, इसका तो हमारे ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स है उसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है, ये तो अदर इनकम में आता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है नहीं, जो आप कंपनी चला रहे हो तो आपको सब पैसे देने पड़ेंगे, मतलब जो आप कमाते हो वो भी देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट पे भी देने पड़ेंगे। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, मैं मजाक में बोलता हूँ, अगर वोडाफोन में अपना कोई मतलब हीटर भी बेच दिया, अपने कोई फ्रिज भी बेच दिया, उसके जो पैसे कमाएंगे वो भी गवर्नमेंट चाहती है कि हमें वो पैसे वापस मिलने चाहिए। तो यही वो मामला है कि टेलीकॉम कंपनियां बोलती है कि हमारा इतना पैसा ड्यू है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है नहीं, इतना पैसा नहीं है, हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। तो यही हिसाब से ये जो स्ट्रगल चल रहा है टेलीकॉम और इनके बीच में। तो इसके बीच में आइडिया कहाँ से आता है? बिकॉज 1.35 लाख करोड़ का जो ड्यू है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सेदारी आइडिया को देनी है, वोडाफोन आइडिया को देनी है, 70,000 करोड़ की उनको चुकानी है। उन्होंने कहा था कि 2023 तक चुकाना है, फिर उन्होंने रीपिटिशन डाली, उसमें कुछ हुआ, लेकिन अभी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि 5 साल में किस्तों की तरफ से मुझे ये सारे पेमेंट आने चाहिए। अभी देखो, वोडाफोन इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि
5,442 करोड़ का उनको हर साल उनको गवर्नमेंट को मतलब चुकाने हैं, मतलब इस रेट से चुकाने हैं। लेकिन उनका जो इंटरेस्ट इनकम जो आता है वो 4,500 करोड़ का है। तो आपको एक देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट इनकम जो है, जो आप इंटरेस्ट इनकम आपको चुकाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। इंटरेस्ट इनकम जो है वो 5,442 करोड़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने के लिए, लेकिन उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 4,500 करोड़ है। थोड़ा मोटा मोटी समझते हैं। अगर मान लो कि मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और मेरा इंडसइंड बैंक में मैंने लोन लिया हुआ है, मेरा लोन का इंटरेस्ट 100 करोड़ है पर ईयर का मान लो, और मुझे जो आमदनी होती है वो 50-60 करोड़ की होती है, तो मैं 40 करोड़ कहाँ से ला के दे दूँ? तो 100 करोड़ मतलब 60 करोड़ तो जाएगा ही जाएगा, और 40 करोड़ भी जाएगा, तो 140 करोड़ मतलब मेरी उतनी कमाई ही नहीं है जितना आप मुझसे मांग रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है अभी का नहीं है, ये तो बहुत समय का है, आपने उस टाइम किया होता तो अभी प्रॉब्लम नहीं आती होगी। लेकिन कुमार मंगलम बिरला ने भी अपने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो एमडी थे उनसे भी उन्होंने बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पॉलिटिकली उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मुझे ऐसे पैसे मिलने चाहिए, लेकिन कुमार मंगलम बिरला जो इसके प्रमोटर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई राहत नहीं दोगे हमें इसमें एडीआर ड्यूज़ में, तो फिर हमारे लिए ये कंपनी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने इसके पहले भी कहा है क्योंकि इसमें बैंक्स प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा डेट बैंकों से उठाया गया है, शेयर होल्डर को नुकसान होगा, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी आ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट इंडिया इसमें मान नहीं रही है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इतने सारे न्यूज़ फ्लोट होने के बाद भी आप अगर देखोगे इसमें 50 लाख के करीब रिटेल इन्वेस्टर घुसे हुए हैं। 7 लाख के करीब भारतीय रिटेल में है, जो कि एक बेटर प्ले है टेलीकॉम में। टेलीकॉम में मेजर 3 ही प्ले हैं, पहले है जियो, दूसरा भारती, और तीसरा जो है वोडाफोन आइडिया है। अभी थोड़ा और जियो की तरफ समझते हैं। जियो का जो ये है ना, जियो ये अभी आया है तो इनको इतना ड्यू नहीं देना है। उनका 195 करोड़ का कुछ एजीआर ड्यू था जो उन्होंने दे चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो आई थिंक जियो के ऊपर भी कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। एंड जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में जियो अपने प्राइसेस को बढ़ा रहा है एंड ये वोडाफोन नीचे जा रहा है, तो उसके सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जियो ही रहेगा। बिकॉज आप अगर देखोगे उनका कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कोई एजीआर का ड्यू का इशू भी नहीं है, प्राइस भी बढ़ा के प्रॉफिट कमा रहे हैं, और वो लोग बहुत सारे रीजनल इसमें जा रहे हैं जहाँ पर वो पहले नहीं गए थे। तो जियो इज़ डूइंग ग्रेट, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जियो होगा। आप अगर देखोगे जैसे मैंने कहा कि ऑपरेटिंग इनकम उनका है ही नहीं है, तो वो कहाँ से वो पैसे देंगे। सबसे बड़ी बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से ऑपरेटर का गेम होता है। मैंने थोड़ी हिस्ट्री देखी इस स्टॉक के बारे में, तो ये पता चला कि 30 अगस्त को एक बहुत बड़ा डिलीवरी वॉल्यूम इस स्टॉक में हुआ था। लगभग 300 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम हुआ था। मतलब 500 करोड़ की ट्रेडिंग, 300 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम। 6 सितंबर को फिर से 150 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम हुआ था। जो 30 अगस्त को हुआ था वो कुछ 18 की प्राइस पे हुआ था, और 6 सितंबर को फिर अगेन जाके 13 रुपये की प्राइस पे डिलीवरी वॉल्यूम हुआ है। ये क्या सजेस्ट करता है? तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये क्लियरली सजेस्ट करता है यहाँ पर बड़े ऑपरेटर अपना गेम प्ले कर रहे हैं, वो उस चीज़ को चला रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक चलता है पैसों के इन्फ्यूजन की तरफ से। तो जब पैसा बहुत सारा भरकम हो तो स्टॉक चलेगा ही चलेगा। और जहाँ पर आप अगर देखोगे कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन थी किसी ना किसी के पास थी, उसने पहले ही अपना माल 30 अगस्त को निकाला, उसके बाद 6 सितंबर को निकाला, उसके बाद 13 सितंबर को निकाला, और कल भी और निकाला। तो ये क्या इंडिकेशन करता है? ये इंडिकेशन करता है कि पहले स्टॉक को चढ़ाया जाता है, फिर रिटेलर उसमें घुसते हैं उसके पीछे पीछे, क्योंकि स्टॉक का जो टिकट साइज है वो छोटा है, तो रिटेलर को लगता है छोटा साइज में मुझे मतलब बहुत सारे शेयर मिलेंगे तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये डबल होगा, ट्रिपल होगा, ऑल दैट थिंग, ठीक है। और ये टीवी चैनल में भी आपको बहुत सारी एक मतलब फेक नैरेशन दिया जाता है कि स्टॉक में कितना रिवाइवल बन चुका है एंड ऑल दैट। जब खराब बात होती है यही टीवी चैनल अलग जाके बात करेंगे कि नहीं ये तो प्रॉब्लम में फंसी हुई है, एजीआर का हुआ है। अरे भाई, तुम लोग 4-5 दिन पहले यही बोल रहे थे कि रिवाइवल हो चुका है वोडाफोन का, आज अगर बोलने लगे कि नहीं अभी रिवाइवल नहीं है, अभी ये हो रहा है। सो आपको ये देखना पड़ेगा हाउ दे आर प्लेइंग विद योर माइंड। और ऐसे स्टॉक में जहां पर डिलीवरी वॉल्यूम इतने बड़े तरीके से हो रहे हैं, किसी ना किसी को ये पहले इन्फॉर्मेशन थी, ऑपरेटर इसमें निकल चुका है, एंड नाउ द स्टॉक इज डाउन 19%। तो अभी रिटेलर इसमें फंसा हुआ है और वो सोच रहा है मैं इसको कहाँ कब सेल करूँ। तो देखना पड़ेगा आज के मार्केट में वो किस तरीके से रिएक्ट करता है इसको लेके।
ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया फॉर मी इट्स लाइक यू शुड नॉट लुक ऑन टू दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स इवन इफ दे आर लाइक मोस्ट फ्रेंजी एंड ऑल दैट। अगर मुझे पता हो कि 15 रुपये का स्टॉक अगर 225 भी हो रहा था, आई थिंक आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक बिकॉज फेयरली इट्स बिकॉज ऑफ प्ले। जब तक ये अपने अपने प्रॉफिट को नहीं बढ़ाएंगे, सेल को नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर कोई इन्फ्यूजन नहीं आएगा, कुमार मंगलम बिरला कहाँ से पैसे लेके यहाँ पर पैसे नहीं डालेंगे, तो इस स्टॉक का कुछ होने वाला है नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई कमेंट है तो भी मुझे इसमें बताना। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बहुत अच्छी बात हुई कि 2 दिन तक बहुत बड़े सर्किट मारे, 180 तक स्टॉक चला गया, उसके बाद कल तो मतलब फिर आ गया जहाँ पर वो आना था 160 का। आपको एक बात समझनी होगी, कोई भी ब्रांड हो, बजाज हो, टेस्ला हो, कोई भी हो, कोई भी चीज़ एक वैल्यूएशन बहुत मैटर करती है। 7 टाइम प्राइस टू बुक, दिस इज वेरी हाई। आरओई करती है 15%, सेल्स ग्रोथ है, लेकिन आरओई का नंबर अभी भी लेस है। ऐसा नहीं है कि कोई सोना होगा कि बेच रही है और लोग मतलब घर में बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ फ्रेंजी है। हर एक म्यूचुअल फंड चाहता है कि मेरे म्यूचुअल फंड में ये स्टॉक होना चाहिए। रिटेल का फेवरेट है, रिटेल भी फ़ोन करके म्यूचुअल फंड को बता रहा है मेरे को ये स्टॉक चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता है। म्यूचुअल फंड बेचारा ऊपर से उठा के लेके जा रहा है माल को। और दूसरी चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट कैप है 1.57 लाख करोड़ की तरफ 1.57 लाख हो गया है, आपको देखना पड़ेगा। और टोटल जो बाकी कंपनियां हैं इस स्पेस में, हाउसिंग स्पेस में, हुडको हो, शेल्टर्स हो, बहुत सारी कंपनियां से, उनका जो मार्केट कैप है, टोटल 9 कंपनियों का मार्केट कैप है 1.5 लाख। और इनका जो बन गया है 1.57। तो कोई भी चीज़ एक प्राइस के ऊपर, एक वैल्यूएशन के ऊपर मैटर करती है। अगर बाज़ार में आप जाओगे 1000 रुपये किलो अगर टमाटर मिलेंगे, अच्छे टमाटर है, लेकिन आप ले तो नहीं लोगे ना, क्योंकि प्राइस मैटर करती है। क्योंकि 7 टू प्राइस बुक से लेके अगर आपका 20 ईयर का व्यू है तो ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि स्टॉक विल डू वेल, बट किसको पता है 20 ईयर्स के टाइम तक आप रहोगे ना रहोगे। आजकल तो मतलब एक मंथ में लोगों का व्यू चेंज हो जाता है, कुछ दिनों के बाद लोग इस स्टॉक को भूल भी जाएंगे, बात भी नहीं करेंगे, और बाद में स्टॉक का एक लो लगा के चुपके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोग उस टाइम ट्रैक नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में लोगों का आदत है जो चल रहा है उसको ही घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरा ये राय है बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो बहुत बड़े वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ी टाइम के बाद थोड़ा टाइम इसको इग्नोर करना पड़ेगा, थोड़े रिजल्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, कैसे रिजल्ट आते हैं, डिमांड क्या आ रही है। ऑब्वियसली अभी इंटरेस्ट कट जो हुआ है अमेरिका में, उसका बेनिफिशियरी जो है वो फाइनेंस सेक्टर बहुत बड़ा रहेगा, NBFCs और बैंक को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, और जैसे ही मिस्टर पावेल ने कल 2 दिन पहले कल ही 50 बेसिस पॉइंट की रेट में कटौती की, अभी RBI को भी उसके नक्शे कदम के चलते हुए उनको अपना रेट कट करना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पावेल जी ने यह भी कहा कि मतलब इस साल के एंड तक वो 50 बेसिस पॉइंट अभी भी कट करेंगे, तो मतलब 100 बेसिस पॉइंट 2024 और 100 बेसिस पॉइंट 2025 में कट होगा। तो लगभग उनका टारगेट है 3.5% के ऊपर US में इंटरेस्ट रेट को लेके जाने का। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, जो मैंने टेस्ला के ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने वही कहा था जिस दिन ये रेट कट होगा उस दिन टेस्ला का भागना तय है। एंड आपने कल देखा होगा, कल के मार्केट में टेस्ला वाज अप लाइक 7.5%, तो यही हुआ, पैलेंटियर भी अप था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से प्ले होता है। जैसे मैंने कहा कि आप अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो आप गाड़ी खरीदोगे क्या। इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होगा, आपका जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स बाइंग द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो मानते हैं हम इसको, उसको लेके आप बहुत बड़े सजग रहेंगे और आपको वो लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए टेस्ला इज़ अ गुड प्ले, आप उसको देख सकते हैं। जो भी हम इसमें बात कर रहे हैं स्टॉक के बारे में, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस स्टॉक को सिर्फ देख सकते हैं, इसके जो मॉडल्स है उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी US के इलेक्शन कगार पे है, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में बहुत बड़ी फ्लाइट चल रही है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कमला हैरिस बोलती है कि मतलब अगर मेरा कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, मतलब जो मेरा गेन है वो सिर्फ डीमैट अकाउंट में है, तभी भी मुझे अपने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, अनरियलाइज गेन बोलते हैं उसको। ठीक है, एंड वो भी एक नेगेटिव है मार्केट के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप की साइड से अगर आप देखोगे, वो कहते हैं मैं चाइना के ऊपर तारीफ लाऊंगा। जब चाइना सस्ता माल, मतलब चाइना जो अपने डिफ्लेशन को एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज को, मतलब सस्ते में माल बेचता है ना, तो सस्ते में बोलता है तो इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा कम होता है।
अभी इसके ऊपर टैरिफ लगाओगे, चाइना के ऊपर से जो माल आ रहा है, तो ऑब्वियसली यूएस में जो रॉ मटेरियल आएगा कोई भी किसी भी चीज़ का, उसका वैल्यूएशन हाई रहेगा, मतलब वो महंगा रहेगा। तो जब वो महंगा रहेगा तो वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने की बहुत बड़े आसार है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यू नीड टू वॉच यूएस मार्केट ऑल दिस इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन घुसा हुआ है सुबह से लेके चार्ट देखे हुए ट्रेडिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड इज to look into the fundamentally good companies and have and increase your allocation on those companies। कल स्मॉल कैप में भी अच्छा करेक्शन हुआ, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि स्मॉल कैप भाग गए थे बहुत अच्छी तरीके से एंड उनका कहीं ना कहीं जो उनका इंक्लिनेशन है डाउनवर्ड, तो वो चलता है। हेल्दी करेक्शन इज़ अ गुड करेक्शन, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यही था आज के लिए वोडाफोन आइडिया। आपको इसको देर सकते हैं, देर इज़ नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। और हैव अ नाइस डे गाइज एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।